बहानेबाज बहू। कोलकाता शहर में एक सरिता नाम की औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। सरिता बहुत ही सीधे और शांत स्वभाव की थी। सरिता की काफी उम्र हो जाने के कारण उससे घर का कामकाज सही से नहीं हो पाता था। सरिता के बेटे का नाम कार्तिक था। कार्तिक दिन भर अपने दफ्तर के कामों में व्यस्त रहता। कार्तिक की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। एक दिन सरिता कार्तिक के पास जाती है। बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, कहो तो मैं लड़की देखना शुरू करूं? क्योंकि अब मुझसे घर के कामकाज नहीं हो पाते हैं। दिन भर घर में अकेले रह रहकर मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। तुम तो हमेशा दफ्तर के कामों में व्यस्त रहते हो। घर में बहू आ जाएगी तो थोड़ा घर का कामकाज करेगी और साथ ही साथ मेरा मन भी उसके साथ बहलता रहेगा। ठीक है माँ, जैसा आप उचित समझो। कार्तिक के हामी भरते ही सरिता अगले दिन ही लड़की देखना शुरू कर देती है। कुछ दिनों में वह कार्तिक की शादी एक निकिता नाम की लड़की से करवा देती है। निकिता देखने में बहुत सुंदर है, मगर उसके साथ ही वह बहुत घमंडी और बहानेबाज स्वभाव की है। शादी के बाद भी वह ससुराल में घर का कुछ काम नहीं करती। सारा काम उसकी सास सरिता को ही करना पड़ता है। शादी के बाद भी घर का सारा काम अपनी माँ को करता हुआ देखकर कार्तिक निकिता के पास जाता है। निकिता, माँ की काफी उम्र हो गई है, उसके बाद भी वो घर का सारा काम करती है। तुम भी जरा माँ की कामों में हाथ बटा लिया करो। अरे जी, खाना तो मैं बनाने ही जा रही थी, मगर पता नहीं क्यों अचानक मेरा सर दुखने लगा। इसके लिए मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा सिर दुख रहा है तो कोई बात नहीं, मगर कल से तुम माँ के साथ घर का काम करवाने में हाथ बटाना। ठीक है जी। कार्तिक के कहने के बाद भी निकिता अपने सास के साथ कामों में हाथ नहीं बटाती। जब खाना बनाने का समय होता तो वह एक न एक बहाना करके सोने के लिए चली जाया करती। कार्तिक तो दिन भर दफ्तर में रहता था, जिससे उसे इस बात का पता नहीं चलता कि निकिता अभी भी उसकी माँ के साथ घर के कामों में हाथ नहीं बटाती है। उसकी माँ को ही घर का पूरा काम करना पड़ता था। कुछ दिनों के बाद सरिता की बहन सुधा उनके घर आती है। सरिता अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। सुधा, तुझसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा हुआ तो आज हमसे मिलने चली आई। हाँ बहन, मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं आपसे मिलने आऊँ और नई बहू को भी तो मिलना था। फिर सरिता सुधा के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। बहन, तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? अरे वह थोड़ा आराम कर रही है। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, थोड़ी तबीयत उसकी नरम है। सुधा जब हर दिन निकिता को हर वक्त सोते हुए और अपनी बहन सरिता को ही घर का काम करते हुए देखती तो उसे तनिक भी नहीं भाता, उससे रहा नहीं जाता। तो एक दिन निकिता के पास जाती है। अरे बहू, आज चलकर कुछ अच्छा खाने में बना दो, मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हारे हाथों का कुछ खाने का। मासी जी, क्या करूं, मेरा आज बहुत पेट दुख रहा है, इसके लिए मुझसे सही से उठा भी नहीं जा रहा है। नहीं तो मैं आपके लिए जरूर कुछ अच्छा बना देती। निकिता की ऐसी बातें सुनकर सुधा कुछ नहीं बोलती और अपनी बहन के पास आ जाती है। बहन, तू क्या इस तरह पूरी जिंदगी घर का काम करती रहेगी? अपनी उम्र तो देखो, तुम्हारी उम्र तो अब आराम करने की है। इस घर का काम अब तुम्हारी बहू निकिता को ही करना चाहिए। तुम उसे कुछ बोलती क्यों नहीं? जब देखो कुछ न कुछ बहाना बनाकर सोती रहती है। मैं देखती हूँ कि तुम दिन भर काम कैसे करके थक जाती हो। अगर इसी तरह तुम चुपचाप काम करती रहोगी तो उसे रोज नए बहाने मिलते रहेंगे। इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। जाने दो बहन, अगर काम नहीं करना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में किसी भी चीज के लिए कलह हो। अरे बहन, बात समझो, कलह करने के लिए कौन कह रहा है? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहती हूँ बस उतना ही करना। अब तुम्हारी बहू खुद ही अपने रास्ते पर आ जाएगी। फिर सुधा सरिता के कान में कुछ बुदबुदाती है। अगले दिन सुधा फिर से निकिता के पास जाती है। अरे बहू, अब तो मैं 1-2 दिन में चली जाऊंगी। आज तो कुछ अच्छा सा खाना बना दो, मुझे खिला दो। मासी जी, मेरा आज फिर से पेट बहुत दुख रहा है, नहीं तो मैं जरूर आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाती। क्या करूं, दर्द के मारे मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पता तो चले कहीं तुम्हारे पेट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। नहीं मासी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वह तो पता नहीं क्यों मेरा पेट ऐसे ही दुखते रहता है। नहीं बेटा, तुम्हें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें आज ही डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारा फुल चेकअप करवाना होगा। निकिता के मना करने के बाद भी सुधा डॉक्टर को फोन करके बुला लेती है। डॉक्टर निकिता को एक बड़ा सा इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देकर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद निकिता खाने पीने के लिए बैठती है। उस समय उसका पेट ठीक हो जाता है। तभी वहाँ सुधा आती है। अरे बहू, यह तुम क्या खा रही हो?
डॉक्टर ने तो तुम्हें अब से सादा खाने के लिए कहा है। अब से तुम घर का कोई भी स्वादिष्ट पकवान, तेल मसाले की चीजें नहीं खा सकती हो। सुधा की ऐसी बातें सुनकर निकिता सुधा को देखते ही रह जाती है और मन ही मन बहुत गुस्सा करती है। अब तो मेरा यह बहाना करना बहुत महंगा पड़ रहा है। आज मैं पूरे दिन बिना खाए पिए कैसे रहूंगी? अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। इन्हें कैसे बताऊं कि मेरा पेट बिल्कुल ठीक है? और इसके पहले भी रोज मैं बहाने करती थी जिससे मुझे काम ना करना पड़े। लगता है कल से मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे डॉक्टर के कहने से एक सादा खाना खिला देंगे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। निकिता अपने कमरे में चली जाती है और पूरा दिन उसे खाने के लिए सादा और फीका खाना मिलता है। हे भगवान, इतना फीका खाना गले के नीचे ही नहीं उतर रहा, जैसे मुझे सजा मिल गई हो। मेरा बहाना मेरे लिए ही मुसीबत बन गया। अगले दिन सुबह होते ही निकिता उठकर रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। उसको रसोई घर में खाना बनाता हुआ देखकर सरिता और सुधा बहुत खुश होते हैं। क्या हुआ बहू, आज तुम सुबह सुबह उठकर खाना कैसे बनाने लग गई? तुम्हारे पेट का दर्द ठीक है क्या? हाँ मासी जी, मेरा पेट अब बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको अपने हाथों से कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट सा बनाकर खिला दूं। निकिता की ऐसी बातें सुनकर सुधा और सरिता बहुत खुश होते हैं। निकिता अपने हाथों से बहुत सारा पकवान बनाती है। निकिता के हाथों का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। सरिता और सुधा उसके हाथों का खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू, तुमने तो आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अपनी तारीफ इस तरह सुनकर निकिता को बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद से निकिता बहाने करना छोड़ देती है और खुद घर का सारा काम करने लगती है।